नमस्ते दोस्तों, मेंसुरेशन के एक बेहतरीन शानदार क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 के एग्ज़ाम में जो मेंसुरेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे उनको करने वाले हैं और बेहतरीन अंदाज में करने वाले हैं। महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे और इम्पॉर्टेंट ट्रिक भी बताने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में आप शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आप हर एक चीज़ को अच्छे से सीख पाएंगे और ग्रुप डी की तैयारी आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि रेलवे का एक एग्ज़ाम अभी बाकी है, एनटीपीसी सीबीटी 2 भी बाकी है, जिनके लिए ये कॉन्सेप्ट सीखना आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला सवाल क्या दिया गया है। एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 72 सेंटीमीटर, 97 और 65 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालना है। अब साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तीनों जो साइड्स हैं ये अलग अलग हैं। जब अलग अलग दिया रहता है तो एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, हीरोन फार्मूला। वो आप लोग जानते भी होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको 3 साइड दिए गए हैं, ए दिया गया है, बी दिया गया है और सी दिया गया है ना, तो इसका जो सेमी पेरीमीटर, पहले तो हम लोग एस निकालेंगे। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा, है ना। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो ए प्लस बी और प्लस यहाँ पर सी, इसका कर देंगे आधा, तो क्या मिल जाएगा हमें, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। जैसे ही अर्ध परिमाप मिल जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है उसका फॉर्मूला देखिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये हो जाता है एस इंटू एस माइनस ए, है ना। इसको हम लोग कहते हैं हीरोन फार्मूला, एस माइनस बी और फिर यहाँ पे एस माइनस सी हो जाएगा, और इन सब का यहाँ पे लग जाता है क्या, अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास हीरोन फार्मूला होता है, जिसकी सहायता से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। हालांकि इससे निकाला भी जा सकता है। आपके सामने ये 3 दिए गए हैं, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 करिए, फिर इसमें रखिए, आपका आ जाएगा। लेकिन अगर हम इन डाटा को थोड़ा सा एनालाइज करें, क्या कहीं ये राइट एंगल तो नहीं बन रहा है, क्योंकि जैसे ही राइट एंगल बन जाता है कोई भी ट्रायंगल, कोई भी साइड, तो वो उसका एरिया निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि अगर राइट एंगल दिया होगा तो उसका एरिया क्या निकल कर आएगा, और क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड हैं, इसको भी चेक करने का एक मस्त तरीका आपको बताएंगे। ठीक ना, देखते जाइए। यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये, है ना। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। ये साइड ए, है ना, ये साइड बी, ए बी किसी को भी ले सकते हैं, ये साइड हमारा सी हो जाएगा। अब इसमें देखिए, ये जो सी है ये सबसे लंबा साइड होता है, सबसे बड़ा होता है ना। बाकी इससे, इस सी से ये दोनों छोटे होते हैं, जिसमें से एक दोनों बराबर भी हो सकते हैं, एक बड़ा एक छोटा भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लगाया जाता है दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है कि ये जो तिरछा लाइन है, जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, इसका जो स्क्वायर है ये बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो जो भी साइड दिए गए होंगे ए बी सी, वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल के साइड होंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, तो एरिया का फॉर्मूला इसमें क्या बनेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हाइट है, ये बेस है, या फिर ये हाइट ये बेस, किसी को भी इंटरचेंज कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है ना। तो मतलब ये हो जाएगा a इंटू बी, यानी कि बेस इंटू हाइट, ऐसा भी कर सकते हैं, b इंटू एच भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी है, जैसे लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, अब चेक कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हम स्क्वायर करेंगे, हमारे पास चूंकि ये 3 साइड हैं, 72 ये और ये, अगर हम स्क्वायर करेंगे तीनों का, तो स्क्वायर करने में तो झंझट होगा, मतलब बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू को स्क्वायर करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो हम इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ लेंगे, है ना, तोड़ मरोड़ लेंगे। मान लीजिए ऐसा कि ये बी वैल्यू या फिर ए वैल्यू और ये सी वैल्यू, ये दोनों बड़ी बड़ी वैल्यू हैं, सबसे छोटा इसमें बी है ना। तो सबसे छोटे वाले को छोड़ दीजिए उधर ही, और बाकी जो बचा है उसको इधर ले आइए। जैसे ये सी स्क्वायर, है ना, अब देखते जाइए यहाँ पे, ऐसे देखिए, सी स्क्वायर, है ना, और सबसे छोटा तो बी हमने माना है, तो ए को इधर लाना पड़ेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, बी स्क्वायर हो गया। अब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मेट, यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी, या फिर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मेट बन गया, है ना। तो सीधे सीधे अब यही तरीका हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। हमारे पास इस प्रश्न में 3 साइड दिए गए हैं, है ना। 3 साइडों को बड़े ध्यान से देखिए। 72 है ना, पहला साइड यहाँ पर 72 है, दूसरा साइड 97 है, और तीसरा साइड यहाँ पे 65 है। हमने क्या बोला, सबसे छोटे साइड को छोड़ दीजिए उधर ही, है ना। बाकी इन दोनों का
स्क्वायर करके घटाना है, लेकिन स्क्वायर करके घटाने में तो क्या होता है, ये हो जाएगा आपका c प्लस ए, है ना, c प्लस ए, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना, यानी कि c माइनस ए हो जाएगा। तो आपको तरीका क्या करना है, ये लिखना नहीं है हर बार, है ना, ये लिखना नहीं है हर बार, आपको बस यहीं से देखना है। सबसे बड़ा कौन है इसमें, देखिए 97, और उससे भी छोटा ये वाला है, ये सबसे छोटा, इसको अभी छोड़ दीजिए अलग। इन दोनों को एक बार जोड़िए तो 97 और 72 कितना हो जाएगा, 7 2 यहाँ पर 9 और 9 7 यहाँ पर 16, यानी 169 हो गया। इनटू a माइनस बी यानी x माइनस वाई निकालेंगे, मतलब एक बार इन्हीं दोनों को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या होगा, 97 में से 72 गया, यानी कि ये हो जाएगा आपका 25, है ना, तो ये हो गया 25। ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर के बराबर, है ना, बी स्क्वायर के बराबर। अच्छा, इस स्क्वायर को अगर इधर ले आएंगे तो रूट लगेगा, मतलब हमें इसमें रूट लगा देना है। क्या करना है, पहले जोड़ना है, फिर एक बार घटाना है और लगा देना है अंडर रूट। और अगर ये इस छोटी वाली वैल्यू मतलब b के बराबर आ गया तो मतलब वो हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये बहुत जल्दी चेक करना है आपको, है ना, टाइम नहीं लगाना है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना मान लीजिए, तो जब नहीं बनेगा तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। क्लियर हो गई बात। तो अब देखिए यहाँ पे ये 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13, और यहाँ पे 25 का वर्गमूल हो जाता है 5। तो क्या 13 इंटू 5 65 नहीं आता है, यानी कि सबसे छोटे वैल्यू b के बराबर हमारा आ गया। यानी ये जो साइड दिए गए हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है, समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं। जब समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो आपको इसका एरिया निकालना है, और एरिया निकालने के लिए सीधे सीधे आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला फॉर्मूला। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 आपको सबसे बड़े वाले को छोड़ देना है, सबसे बड़े वाले को छोड़ देना है, क्योंकि सबसे बड़ा वाला ये साइड होगा, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ए और बी यही वाले होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सीधे सीधे 72 मल्टीप्लाई यहाँ पे 65, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए, पहले तो काटिए, यहाँ पे हो जाएगा 36, है ना, यूनिट डिजिट 6 पंचे 30, इकाई अंक यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ये है, सबसे पहले ये चीज़ आपको चेक करना है। चेक करने के बाद अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, मतलब दोनों छोटे छोटे वालों को मल्टीप्लाई करके और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। बस ये है तरीका इसका, है ना, समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से सभी लोगों को। आगे चलते हैं सेकंड प्रश्न पे। ये देखिएगा दोस्तों, सवाल नंबर 2 उसी टाइप का सवाल है, अंडर ग्रेजुएट 2025 का सवाल है, यानी 12th लेवल का सवाल, जो अभी अभी पेपर हुआ है, आप सभी जानते भी हैं। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ये दी गई हैं आपको, है ना, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले चेक करिए कि क्या ये है राइट एंगल ट्रायंगल या नहीं है। तो हमारे पास 3 साइड दिए गए हैं, 72 है, फिर यहाँ पर 90 है, और एक यहाँ पे आपका कितना 54 है ना। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, आप इसको एक और तरीके से चेक कर सकते हैं। आप ट्रिपलेट का नाम सुने होंगे, ट्रिपलेट होता है 3 4 5, है ना, 3 4 और 5, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये 5 के स्क्वायर के बराबर आता है ना। तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है। अब इनका जो मल्टीपल होगा वो भी यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के ही साइड बनेंगे। मतलब जैसे अगर हम इन सभी में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 ये कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि 15 20 और 25 ये तीनों भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड होंगे। समझ में आई बात कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो 18 सभी में कॉमन है, 18 को हम कॉमन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। 18 चौक 72, ये हो जाएगा 18 पंचे 90 और 18 3 54। क्या ये 3 4 5 ट्रिपलेट नहीं है? तो इन्हीं का मल्टीपल ही तो ये दिया गया है। तो जब ये मल्टीपल दिया गया है, मतलब 18 से सबको मल्टीप्लाई करने पे ये आया नंबर, तो ये भी तो ट्रिपलेट होंगे। यानी कि ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड हो गए। तो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया सीधे सीधे निकाल लीजिए। यहाँ पे 1/2 छोटे छोटे वालों का मल्टीप्लाई, बड़े वाले को छोड़ दीजिए, 90 छूट जाएगा। 72 54 का मल्टीप्लाई 72 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 54, है ना। तो कितना हो जाएगा, 27 दूना 54, है ना। ये हो जाएगा आपका 27 और यहाँ पे लगा सकते हैं 7 दूना 14, इकाई अंक 4 आएगा। 4 तो 2 जगह है ना, तो DS लगा लेते हैं, डिजिटल सम। अच्छा, ये तो आंसर दोनों नहीं होंगे, ये वाला और ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। इसका देखिए इकाई DS कितना आ जाएगा, 9 4 4 8 1 9, ये 9 आ गया। 4 5 9, ये 9 कट जाएगा, क्योंकि DS में 9 काट देते हैं, 1 आएगा इसका। 1 का DS 9, 1 का DS 1। इसको देखिए 7 2 9 और ये भी 7 2 9,
मतलब 9 ही आएगा। तो 9 ऑप्शन नंबर सी में है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ी, है ना। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर यहाँ पे 3 है दोस्तों आपके सामने। ये क्यूबॉइड का सवाल है। क्या बोला गया है, 125 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों यानी कि क्यूब्स को एक दूसरे के फलकों से जोड़ा जाता है, एक दोनों के फेसेस को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पहले घन के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद घनाभ के बारे में बात करेंगे। घन है ना, घन के बारे में अगर बात की जाए तो घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। जैसे आप लोग लूडो का जो गोटी होता है उसको देखे होंगे, वो जो होता है एक घन के फॉर्म में होता है, एक क्यूब के फॉर्म में होता है ना। तो उसके तीनों साइड बराबर होंगे, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होगा, है ना। तो अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ बराबर है तो पहले उसका TSA देखिएगा। ये क्यूब के बारे में है ना, फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे बताते हुए चल रहा है। पहले क्यूब के बारे में समझिए। क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 6a²। क्योंकि एक फलक का मतलब एक फेस कैसा होगा, स्क्वायर के फॉर्म में होगा। और स्क्वायर का जो वर्ग का यहाँ पे जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, a²। मतलब अगर साइड a है तो a² हो जाएगा। टोटल 6 फेसेस होती हैं एक घन के अंदर, तो 6a² हो जाएगी। ये टोटल सरफेस एरिया होता है। अच्छा, इसके वॉल्यूम के बारे में अगर बात की जाए तो वॉल्यूम होता है a³, मतलब साइड का क्यूब हो जाता है। ये घन के बारे में है। घनाभ के बारे में भी जान लीजिए। अगर घनाभ के बारे में बात की जाए यानी कि क्यूबॉइड के बारे में, तो क्यूबॉइड के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी है। लेंथ अलग, ब्रेड्थ अलग, हाइट अलग, ठीक है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। इसके पहले हम TSA के बारे में बात करते हैं, यानी कि टोटल सरफेस एरिया के बारे में। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में फिर यहाँ पे LB प्लस BH और प्लस यहाँ पे HL। ये फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, TSA का। इसके बाद इसके वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो ये होता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों का मल्टीप्लाई, है ना। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 125 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन के दो घनों को। अच्छा, अगर आयतन देखा जाए एक घन का तो कितना है, 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से अगर साइड A है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा। यही वॉल्यूम कितना दिया है, 125 के बराबर। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का क्यूब होता है ना। तो A की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125, यानी A जो है मतलब क्यूब का जो साइड है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब कह रहा है कि 5-5 सेंटीमीटर साइड वाले दो घन हैं हमारे पास, इन दोनों घनों को जोड़ दिया जाएगा। जैसे ये एक अलग घन है, ये एक अलग घन है ना। और इसके ये वाला जो सरफेस है यहाँ पर, ये वाला सरफेस, ये दोनों को चिपका दिए, है ना, जोड़ा जाता है। एक फलक को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है तो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी, तो ये चूंकि घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ का यहाँ पर देखना है, हमें क्या निकालना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अगर इसकी बात की जाए तो ये तो 5 ही होगा क्योंकि ये क्यूब का हाइट है। फिर इसके बाद ये चौड़ाई है, ये भी आपका 5 ही होगा, ये वाला 5। लेकिन ये 5 और इधर का भी 5, यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ तक, है ना, ये भी 5। तो अगर इस घनाभ के बारे में बात की जाए तो इसका जो लेंथ है वो कितना बन गया, 5 और 5 10, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल। बाकी चौड़ाई और ऊंचाई 5-5 ही रहेगा। हमें TSA पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। मल्टीप्लाई में 2, है ना, L इंटू B यानी कि लेंथ कितना है 10 इंटू ब्रेड्थ यानी 5, तो 10-5 ये हो जाएगा 50 प्लस B इंटू H 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 25, है ना, ये हो जाएगा 25 और प्लस H इंटू L लेंथ इंटू हाइट यानी कि 10 और 5 50 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 50-50 100, 125 का डबल 250। तो मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 250 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट भी आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे, है ना। आगे चलिए चौथे सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बता रहे हैं दोस्तों, तो आपको ये वीडियो लाइक ज़रूर करना चाहिए, है ना। और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक करिए मत करिए आपकी मर्ज़ी है, लेकिन
पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद होने वाला है। यदि घनाभ का आयतन आपको दिया गया है ये, और उसके आधार का क्षेत्रफल ये दिया गया है ना, तो घनाभ की ऊंचाई कितनी होगी यानी हाइट कितनी होगी। अच्छा, अगर बेस की बात की जाए तो बेस में क्या क्या होता है, एक तो लेंथ होता है और एक ब्रेड्थ होता है ना, लंबाई और चौड़ाई होती है नीचे की तरफ, नीचे के सरफेस में अगर बात की जाए, है ना। तो देखते जाइए, अगर हम ये बात करें कि घनाभ का आयतन ये दिया गया है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई दे रखा है 440, है ना। फिर इसमें बोला गया कि आधार का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ द बेस, बेस किससे किससे मिलाकर बनता है, लेंथ और ब्रेड्थ से मिलाकर बनता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, क्योंकि बेस जो है वो रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर जब होगा तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ उसका एरिया आएगा, और यही कितने कितने के बराबर दिया गया है, 88 के बराबर। अब हमें चाहिए क्या, ऊंचाई चाहिए ना, डायरेक्टली इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए इस तरीके से दोनों साइड, तो एल बी से एल बी कट जाएगा, इधर तो बचा सिर्फ एच, और इज इक्वल टू 88 का जस्ट 5 गुना 440 होता है, मतलब 5 बार में यहाँ पे कट जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा, 5 सेंटीमीटर हाइट, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया ना, वीडियो लाइक ज़रूर करना है दोस्तों, है ना, और सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए जुड़े हैं इस चैनल के साथ तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आगे चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखिएगा, ये भी एक ज़बरदस्त बढ़िया प्रश्न है। ये आपका स्फेयर से रिलेटेड है ना। स्फेयर मतलब गोला। जब किसी गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो उसकी त्रिज्या स्वयं की 5 गुना बढ़ जाती है। हवा भरने के बाद गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल और हवा भरने से पहले गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। बाद और पहले का पूछा है, बाद और पहले का पूछा गया है ना। तो देखते जाइए, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एक स्फेयर के बारे में, यानी कि एक गोले के बारे में, ठीक है। स्फेयर के बारे में हर एक चीज़ यहाँ पे आप लोग जान लीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो गोला होगा तो रेडियस जाहिर सी बात ही है कि होगी, है ना। अगर बात की जाए इसके टोटल सरफेस एरिया की, यानी कि टीएसए के बारे में, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। हाँ, यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। क्लियर हो गया। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात की जाए यहाँ पर, स्फेयर के वॉल्यूम की बात, क्योंकि ये 3D शेप है तो 3D शेप के वॉल्यूम होते ही होते हैं, है ना। तो इसका जो वॉल्यूम आता है ये आता है 4/3, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है इसका वॉल्यूम। अब इसमें बोला गया कि हवा भरने के बाद, हवा और गुब्बारे भरने के पहले, गुब्बारे में हवा भरने के पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, पहले और बाद में कितना गुना बढ़ जाता है, 5 गुना। मान लीजिए कि यहाँ पे रेडियस, है ना, रेडियस की अगर बात की जाए तो पहले 1 यूनिट था, 1 सेंटीमीटर था। जैसे ही हवा बढ़ेंगे तो रेडियस कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना, यानी इसका 5 गुना हो जाएगा, मतलब 1 से 5 हो जाएगा रेडियस। जैसे ही रेडियस 1 से 5 होगा, अब ये बताइए अगर टोटल सरफेस एरिया हम लोग इसका लिखेंगे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और इस वाले फार्मूले में हम जब रेशियो ले ही रहे हैं तो कांस्टेंट वाले को छोड़ देते हैं। कांस्टेंट वाला तो ऑलरेडी कट जाएगा रेशियो में, है ना। कांस्टेंट कौन सा पार्ट है, 4 और पाई, ये जो पार्ट है कांस्टेंट है, बस आप आर स्क्वायर को लीजिए। मतलब अगर एरिया की बात की जाए तो पहले एरिया कितना रहा होगा, आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और बाद में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, है ना। तो यहाँ पर पहले और बाद में 1 और 25 का रेशियो आएगा एरिया में, टोटल सरफेस एरिया में। हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा है बाद का फिर पहले का, तो बाद वाला पहले रहेगा, मतलब 25 और रेशियो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 25:1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर यही रेशियो आपके वॉल्यूम में पूछता तो वॉल्यूम में ये वाला फार्मूला लगाते, और इस वाले फार्मूले में 4/3 इंटू पाई, ये दो चीज़ें कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो सिर्फ हम किसका रेशियो लेते, आर क्यूब का ले लेते। ये काम करना था आपको, समझ में आया कि नहीं। आगे चलिए, अब ये जो सवाल है ये आपका सिलेंडर से रिलेटेड है, यानी कि बेलन से रिलेटेड। बेलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए यहाँ पे। ये होता है एक बेलन, है ना। इस बेलन में एक हाइट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका हाइट हो जाता है, तो इसको एच से डिनोट किया जाता है। फिर इसके बाद जो बेलन है वो आप लोग अपने घरों में देखे भी होंगे, है ना, बेलन। तो बेलन जो होता है उसका जो नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा जो होता है ये सर्कुलर होता है, मतलब सर्कल के फॉर्म में होता है। तो अगर सर्कल के फॉर्म में होता है तो भाई सर्कल है तो रेडियस भी होगा,
तो ये रेडियस हो जाता है ना। इधर भी रेडियस आपका इतना ही बनेगा, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा, यानी कि r हो जाएगा। तो ये भी रेडियस और यहाँ भी रेडियस हम लोग लिख सकते हैं। ये इसका सेंटर है, ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर, ये टोटल हाइट है ना। सबसे पहले इसके बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है कि किनारे किनारे के एरिया, ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट और नीचे वाला सर्कुलर पार्ट को छोड़कर, है ना, जो किनारे किनारे के एरिया होता है उसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे CSA, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले बात करते हैं CSA के बारे में। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है ये होता है 2πr × h, है ना, 2πrh ये हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में अगर बात की जाए, अब टोटल सरफेस एरिया में कौन कौन आएगा, देखिए एक तो आएगा ये किनारे किनारे वाला यानी कर्व, और एक आएगा नीचे का बेस और ऊपर का, यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों सर्किल हैं, तो 2 ठो सर्किल का एरिया और ऐड हो जाएगा इस CSA में, है ना। तो एक सर्किल का एरिया कितना होता है πr², 2 सर्किल का एरिया 2πr², इसमें 2πr² और जोड़ देंगे हम लोग। जैसे ही इसमें 2πr² जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा h + r, है ना भाई। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2πrh और 2πr², तो 2πrh + 2πr² ये हो जाएगा हमारा क्या, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर, यहाँ तक वॉल्यूम देखते हैं। इसके बाद इसके वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम इसका होता है πr²h, πr² × h, πr²h ये होता है वॉल्यूम इसका। हमें पूछा क्या गया है, बहुत ध्यान से इस सारी चीज़ों को समझिएगा यहाँ पे, है ना। देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई हाइट दे दी, परिधि दे दिया। अच्छा, परिधि का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 2πr की वैल्यू। परिधि का मतलब क्या होता है, परिधि यानी ये नीचे का सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ही तो 2πr होता है, यानी कि ये चीज़ आपको दिया गया है, 2πr दिया गया है और हाइट दी गई है, तो उसका आयतन क्या होगा, है ना। आयतन यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर परिधि दिया गया है तो पहले तो यहाँ पे भाई πr, अच्छा रेडियस निकालना ही पड़ेगा हमें, रेडियस यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा। चलिए रेडियस निकाल लेते हैं। 2πr की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 पाई का मतलब 22/7 लेना है, बोल ही रखा है इसमें, × r रेडियस ये दिया गया है आपको 44 के बराबर, है ना। तो रेडियस यहाँ से कितना आ गया, 7 आ गया, कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इसके बाद रेडियस जब 7 आ गया तो इसको निकाल लीजिए। पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 है ना, 22/7 मल्टीप्लाई यहाँ पे r का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर जो कि 49 होगा, × हाइट आपको 20 दी गई है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 20, ठीक है। 7 से ये 7 बार में कट जाएगा, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 बन रहा है, क्यों, क्योंकि 0 है तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करिए, इकाई अंक हमेशा 0 रहेगा, 0 इकाई अंक सिर्फ ऑप्शन नंबर C में है। अच्छा, इतना नहीं भी करना था आपको, तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई वॉल्यूम में πr² होता है, और h जब मल्टीप्लाई होगा यानी कि 20 जब मल्टीप्लाई होगा किसी से, तो इकाई अंक पक्का है कि 0 बनेगा, और पक्का इकाई अंक जब 0 बनेगा तो ऑप्शन नंबर C ही होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो ये सोचने वाली थी यहाँ पे बात कि भाई 1 सेकंड के अंदर भी बनाया जा सकता था इस सवाल को, सिर्फ सोचकर। फॉर्मूला याद है तो 20 रखेंगे, यूनिट डिजिट 0 आएगा, 0 एक ही ऑप्शन में है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें हम आपको बता दी हैं, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। मेंसुरेशन में दोस्तों एक टाइप ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पर ये बोला जाता है कि एक किसी शेप को पिघलाकर दूसरे शेप में बदला जाता है, या फिर एक बड़े से शेप को पिघलाकर छोटे छोटे कई सारे एक ही तरह के शेप में बदल दिया जाता है। तो इस टाइप के सवाल को कैसे किया जाता है, इसके लिए सिर्फ आपको एक ही बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अगर वो बात आप ध्यान में रखेंगे तो इस टाइप का कोई भी सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। क्या है वो बात, समझिएगा। बात यहाँ पर ये है कि जब भी किसी भी चीज़ को पिघलाकर किसी भी छोटे छोटे शेप में बदला जाता है, या फिर किसी एक अलग शेप में ही बदल दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा पिघलाने के पहले और पिघलाने के बाद जो वॉल्यूम होता है वो नहीं चेंज होता। पिघलाने के पहले वॉल्यूम और पिघलाने के बाद का वॉल्यूम बराबर होगा, यानी आयतन बराबर होता है, नहीं बदलता है आयतन, इस बात को गांठ बांध लीजिए। और यही चीज़ ध्यान रखेंगे तो आपके ये सवाल बड़े आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, हमारे पास बोला जा रहा है कि लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट, ठीक है, विमाओं वाले ठोस घनाभ यानी क्यूबाइड है, इसको पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाए जाते हैं। घन का मतलब क्यूब बनाए जाते हैं। अच्छा, एक बड़ा सा घनाभ है, क्यूबॉइड है, उसको पिघलाकर छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं 4 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले, है ना। तो
उनके घनों की संख्या कितनी होगी, है ना। एक तो बड़ा सा घन था, फिर यहाँ पे छोटे छोटे कितने घन बनाए जा सकते हैं 4 सेंटीमीटर वाले, ये निकालना है हमें। देखिए अगर पिघलाने के पहले की बात करें तो क्या था हमारे पास, एक बड़ा सा क्यूबॉइड था, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि 24, 16 और 10। ये पिघलाने के पहले का यहाँ पर वॉल्यूम है ना। पिघलाने के बाद यहाँ पे टोटल वॉल्यूम आपको लिखना है, पिघलाने के बाद टोटल वॉल्यूम, है ना। तो पिघलाने के बाद बना क्या, वो घन बन गया, यानी क्यूब बन गया। तो एक क्यूब का अगर वॉल्यूम देखा जाए तो ए क्यूब होता है ना। अच्छा, ए क्यूब का मतलब क्या, साइड का क्यूब, भुजा का क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब, ये हो जाएगा 4 का क्यूब, ध्यान देते जाइएगा। तो ये जो वॉल्यूम आया है ये तो एक ठो क्यूब का है ना। मान लीजिए कि घन कितने बन पाए हैं, यहाँ पे n नंबर ऑफ क्यूब्स बन पाए हैं, तो इसको n से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब तो हमारे पास n घनों का वॉल्यूम मिल पाएगा, है ना। तो पिघलाने के पहले ये टोटल वॉल्यूम, पिघलाने के बाद ये टोटल वॉल्यूम, बस यहाँ से n आपका बड़ी आसानी से निकल जाएगा। इस 4 क्यूब को नीचे ले आइए, कितना हो जाएगा, सीधे सीधे देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 24 मल्टीप्लाई 16 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 10, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 हो जाता है, तो ये हो गया 64। 16 से ये 4 बार में, 4 से ये 6 बार में, 6 दहाई 60, यानी n की जो वैल्यू आ गई यहाँ पर 60 के बराबर, यानी 60 छोटे छोटे क्यूब्स बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये क्वेश्चन दोस्तों 2D मेंसुरेशन का है। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है ना। परिमाप आपको दिया गया है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बना लेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होता है, मतलब 2 साइड इसमें बराबर होते हैं। तो एक भुजा ये x मानेंगे तो ये भी आपका x होगा, लेकिन ये कुछ और भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर इसको हम लोग y मान लेते हैं। चलिए अब क्या दिया गया कि परिमाप आपका ये दिया गया है। अच्छा, तथा आधार 44, मतलब ये वाली वैल्यू आपको 44 के बराबर दिया गया है ना, ये हो गया। बराबर भुजाओं की लंबाई, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, एकदम छोटा सा सवाल है ना, बहुत बड़ा नहीं है ये। क्या करना है, परिमाप आपको दिया गया है ना। तो ये देखिए x प्लस एक्स, परिमाप का मतलब क्या होता है, बाउंड्री की लंबाई। तो x ये वाली बाउंड्री, x ये वाली बाउंड्री, तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, और प्लस यहाँ पे तीसरी बाउंड्री 44 के बराबर है, तो ये हो गया 44 बराबर, सब मिलाकर परिमाप दिया है 184 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है 2x की वैल्यू, या फिर x की वैल्यू डायरेक्टली निकालते हैं, इसको घटाएंगे उधर ले जाके तो 140 आ जाएगा, और x की वैल्यू निकालना चाहें तो डिवाइड बाई 2 यानी कि 70। तो 70 हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सिंपल सा सवाल था। आगे चलिए, सिलेंडर का क्वेश्चन है आपके सामने। फिर से एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन आपको दिया गया है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। अच्छा, रेडियस और हाइट यहाँ पर बराबर दिया गया है ना, तो या तो रेडियस को हाइट के बराबर लिख दीजिए या फिर हाइट को रेडियस के बराबर ले लीजिए। आपको बेलन का आयतन दिया गया। अच्छा, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, जानते हैं आप सभी लोग, है ना, 2πr h हो जाता है। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, तो ये हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई πr², रेडियस का स्क्वायर, है ना। अच्छा, एक बात बताइए, तो यहाँ पे r² हो जाएगा इंटू h, तो h को हम r के बराबर लिख सकते हैं, यानी ये भी r हो गया। ये जो वॉल्यूम दिया है, ये दिया है आपको यहाँ पे 86 और कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया r3, है ना, ये हो जाएगा यहाँ पर r3। अब बड़े ध्यान से एक चीज़ को समझिएगा यहाँ पे, है ना, इसका आंसर आप सिर्फ ऑप्शन देखकर भी बता सकते हैं। बस एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, क्या है, अगर ये 7 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, है ना, और ये 22 आपका नीचे आ जाएगा। 22 से कहीं ना कहीं ये वैल्यू पूरी कट जाएगी। जब 22 से कट जाएगी तो ये 7 उधर अकेला बचेगा। मतलब जब हम r³ निकालेंगे तो 7 का क्यूब पक्का कहीं ना कहीं मिलेगा, और कुछ और भी मिल सकता है ना। लेकिन ये बताइए, जब हम r निकालेंगे तो कहीं ना कहीं उस वैल्यू में 7 तो मौजूद होगा ना, क्योंकि 7 कहीं भी नहीं कट रहा है। ये 7 किससे कटेगा, 22 से तो कट नहीं रहा है ना, और इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में फिर और नहीं कटेगा, है ना, तो 7 तो कहीं नहीं जाएगा। यानी कि रेडियस में हमारा 7 कहीं ना कहीं आने वाला है, यानी 7 का ही कोई मल्टीपल हमारा रेडियस होगा, और 7 का मल्टीपल सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि 14 है।
इस तरीके से भी आपका सोचने का नज़रिया हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसको काटने पीटने लगे तो आपका समय ज़्यादा लग जाएगा। आप ऑप्शन की तरफ भी देखते रहिए और आप इसको कैलकुलेट भी करिए। ऑप्शन में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि 7 का मल्टीपल एक ही जगह है, वही हमारा आंसर होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता, है ना। ऐसा ऑप्शन ही दिया गया है। अगर 21 दिया रहता तो एक बार सोच लेते हैं हम लोग कि चलिए भाई करके देख लेते हैं, क्योंकि 14 और 21 दोनों दिया है तो दोनों 7 के मल्टीपल हैं, किया जा सकता था कैलकुलेशन। लेकिन जहां आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि हम थोड़ा सा अपना दिमाग का उपयोग कर सकते हैं, वहाँ करिए, इससे आपका समय बचेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 ये देखिएगा आपके सामने। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का आपको दिया गया है रेशियो। घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का जो टोटल है वो 120 के बराबर है ना। बहुत सिंपल हो गया ये सवाल तक तो। अगर रेशियो दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का 4 5 5 4 और 3, हमें टोटल दिया गया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का 120। अगर यहाँ से देखा जाए रेशियो में टोटल तो 4 5 9 3 12, 12 की वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए कितना है, 120 है। 12 की वैल्यू 120, यानी कि 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सीधे सीधे यहाँ से आ गया। लंबाई कितना होगा, 5 का 10 गुना। भाई 1 की वैल्यू 10 है, 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 10 के बराबर। तो 1 की वैल्यू जब 10 है तो 5 की वैल्यू 50, 4 की वैल्यू 40 और 3 की वैल्यू 30 हो जाएगी। बस आयतन पूछा था, मल्टीप्लाई होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। 5 चौके 20 3 60, 60 और 3 ठो और 0 चिपका देंगे, 60,000 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आसान सा प्रश्न था। इसी टाइप के सवाल आपके आरआरबी ग्रुप डी अंडर ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए हैं और आगे ये सवाल पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। हालांकि इतना आसान नहीं पूछा जाएगा, फिर भी इससे रिलेटेड कुछ और थोड़ा सा मॉडिफाई करके सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है ग्रुप डी के अंदर। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये है थोड़ा सा लॉजिकल, मतलब बढ़िया सवाल है ना। क्या कह रहा है कि उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 14 मीटर और 116 मीटर भुजाओं वाले एक आयत यानी रेक्टेंगल के अंदर पूर्णतः खींचा जा सकता है। जैसे देखिए, अब यहाँ पे इसको बड़े गौर से समझिएगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक वृत्त है और यही एक घनाभ के अंदर खींचा जा सकता है। घनाभ के अंदर खींचा जा सकता है मतलब कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। क्या इससे बड़ा कोई और सर्कल इस घनाभ के अंदर बन सकता है? घनाभ कह रहे हैं भाई, रेक्टेंगल के अंदर, है ना। क्या इससे बड़ा कोई सर्कल बनाया जा सकता है? अगर इससे बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे तो बाहर चला जाएगा, है ना। तो इसमें फिट होने वाला एक यही सर्कल है जो कि इस रेक्टेंगल के अंदर बनाया जा सकता है। जब इस रेक्टेंगल के अंदर ये बनाया जा सकता है तो ये आपको दिया है 14 मीटर, है ना, और ये दिया है यहाँ पर 116 मीटर। लंबाई आपको 116 मीटर के बराबर दी गई है। ध्यान से देखकर ये बताइए कि क्या यही आपका डायमीटर होगा और ये जो डायमीटर है यही आपका 14 मीटर के बराबर होगा क्या? जब डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 और 7 हो जाएगा, इधर भी 7 इधर भी 7, क्योंकि डायमीटर का आधा ही रेडियस होता है। रेडियस मिल गया है, पूछा क्या गया है हमें? परिधि पूछा गया है, 2 पाई आर। ख़त्म कहानी यहाँ पे, है ना, 2 पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पाई इंटू आर, बस यही होगा आपका। तो 2 और पाई का मतलब यहाँ पे 22/7 और मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, क्योंकि रेडियस 7 आया है। काट लेंगे, 22 दूना 44, ऑप्शन नंबर बी। ये तो हुआ थोड़ा सा लंबा तरीका। अब इससे भी शॉर्ट मेथड सीखिए आप। इससे भी शॉर्ट क्या हो सकता है भाई? इससे भी शॉर्ट ये हो सकता है, आपको पूछा क्या गया है ये पता करिए। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। इस 2 पाई आर में एक बैठा हुआ है दैत्य पाई। इस पाई का मतलब होता है 22/7। 22/7 का मतलब होता है इसमें 11 छुपा हुआ है। मतलब 11 का मल्टीप्लाई होके ही हमारा कोई परिधि बन सकता है। तो 11 का मल्टीपल कौन है? ना तो ये 11 के पहाड़े में आता, ना ये आता, ना ये आता, एक ही आता है 11 चौक 44। 11 का मल्टीपल, ये भी एक सोचने का तरीका का था, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से देखकर आप बता सकते हैं कि पता है 2 पाई आर यानी पाई आता है मतलब उसमें 11 छुपा होगा पक्का। तो 11 को कोई मल्टीपल देख लीजिए, वही आपका करेक्ट आंसर। टिक करिए और आगे बढ़ चलिए। ये भी एक सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। कह रहा है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई जो है उसकी संगत ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब हाइट जो है बेस से 2 सेंटीमीटर अधिक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है, आधार की लंबाई निकालनी है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से, उसकी संगत ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। कौन? आधार यहाँ पे, है ना, बेस इंटू हाइट। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अगर एरिया दिया है तो एरिया का ही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट।
अच्छा बेस जो है, अच्छा कह रहा है कि बेस, हाँ बेस जो है हाइट से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो हाइट से 2 सेंटीमीटर अधिक है यानी कि बेस कितना हो जाएगा h+2 और हाइट कितना h ही रहेगा, इज इक्वल टू ये दिया है 220 के बराबर, 220 के बराबर। ये h इंटू h+2 है, ये 2 उधर जाएगा तो 22 दूना 44 यानी कि 440 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, h इंटू h+2 हो जाएगा, h+2 हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे आप ऐसा मत करिए, हमें पूछा क्या गया है, आधार पूछा गया है ना। तो जब आधार पूछा गया है तो इसको बेस के टर्म में लिखे, बेस के टर्म में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये नहीं करिए, यहाँ पे करेंगे तो फंस जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। इधर गया तो गया ये। हाँ इसमें देखिए कह रहे कि आधार जो है ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ऊंचाई होगी वो आधार से 2 सेंटीमीटर कम होगी, है ना। एक दूसरे से बड़ा है तो दूसरा क्या होगा, पहले वाले से छोटा होगा, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। तो बेस इंटू हाइट, बेस को b रखिए, हाइट क्या होगा, हाइट जो है वो बेस से 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगी यानी b-2 हो जाएगा। बस ये करना था आपको। तो यहाँ पे हो गया b और b-2, इसकी वैल्यू 440 आनी चाहिए। अब देखिए ऑप्शन से आपके यहाँ पर वैल्यू रखिए, क्योंकि यह ऑप्शन में आपकी b की वैल्यू दी गई है। यहाँ पे देखिए अगर हम 22 यहाँ रखें, सॉरी 24 को रखते हैं तो 24, फिर 24 - 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 440 मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट ही नहीं मैच हो रहा है, ख़त्म, पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ये 22 है तो b की वैल्यू 22 है ना, 22 और b-2 यानी 22 - 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो बस ये 440 के बराबर होता है ना। तो सेटिस्फाई कौन कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, 22 इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो पूछा है उसके टर्म में रखिएगा, है ना, ये नहीं कि जो नहीं पूछा है उसके टर्म में रख दो फंस जाए, ऐसा नहीं करना है आपको। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 ये रहा। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया गिवन है और उसकी भुजाएं 5, 12, 13 के अनुपात में है तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप पूछा गया है। पहली बात, इस 5, 12, 13 को ध्यान में कुछ आया, 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ट्रिपलेट का मतलब ये हो गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना। मतलब हमारे पास इस सवाल में एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। ये आपको सोचना पड़ेगा, है ना, डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, बट चीज़ों को देखकर, डाटा को देखकर आपको समझना पड़ेगा, तब सवाल को आप आसान बना पाएंगे। ठीक है, 5, 12, 13। तो अगर रेशियो में दिया है तो हमारे पास भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 5x, दूसरा भुजा यहाँ पे 12x और तीसरा साइड यहाँ पे 13x हो जाएगा, है ना। अब देखिए एरिया दिया है तो एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। बड़े वाले वैल्यू को छोड़ दीजिए क्योंकि आपका क्या होगा, कर्ण हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनस हो जाएगा, बाकी ये दोनों बचे। तो एक हो जाएगा यहाँ पे 12x बेस और एक हो जाएगा हाइट यानी कि 5x। ये बराबर दिया गया है 1080 के। काटा पीटी कर लीजिए, ये आपका 6 बार में कटेगा, 6 पंचे 30, है ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 30 नीचे आ जाएगा। तो 108 डिवाइड बाई 3, 36 दिया, ठीक है, 36 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 यानी एक्स की वैल्यू यहाँ से 6 आ गया। पूछा क्या था, त्रिभुज का परिमाप। परिमाप देखिए, परिमाप यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे तो 5, 12, 13, 12, 13, 25, 5, 30x हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 30 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 6, 6 3 18, 180 आ गया, 180 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एक सवाल चलिए और देखते हैं, फिर ये जो क्लास है थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, तो यहाँ पे अगले क्लास में हम लोग बाकी के सवालों को करेंगे, है ना। एक सवाल फिलहाल अभी यहाँ पर देखेंगे। ये बड़ा तगड़ा सवाल है। यदि कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको दी गई है तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब फर्श को छोड़ देना है और ऊपर जो आपका छत है उसको भी छोड़ देना है ना। तो बस 2 को छोड़कर, तो अगर देखा जाए टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2LB + 2BH + 2HL, यही टोटल सरफेस एरिया होता है। उसमें से हमें नीचे और ऊपर का एरिया छोड़ देना है, तो बचेगा चारों दीवारों का, है ना। ऊपर और नीचे क्या क्या होता है, मतलब बेस में LB होता है तो ऊपर भी LB होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे का एरिया बराबर होता है घनाभ के अंदर। कमरा जो है एक घनाभ के आकार का होता है, यानी क्यूबॉइडल होता है। तो क्यूबॉइड में बेस और ऊपर वाला, है ना, दोनों का एरिया बराबर होता है, तो बेस का एरिया BL या मतलब LB हो जाता है। तो 2LB घटा दीजिए, तो जब 2LB घटा देंगे हम लोग तो हमारे सामने क्या बचेगा, 2BH और प्लस यहाँ पे 2HL, यही बस आपका होगा, है ना। तो ये जो है ये चारों का यहाँ पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यही काम आपको करना था।
2 और h इसमें से कॉमन है, 2 और h को कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या, b प्लस l। फार्मूला लगाइए, रखिए इसमें, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एच, h का मतलब ये ऊंचाई आपको 11 दिया गया है। अच्छा 11 जब ये दिया गया है तो 11 से कटने वाला कोई नंबर देख लीजिए, क्योंकि 11 से मल्टीपल होगा। या फिर इसको देखिए l इंटू बी, जो दोनों जोड़ेंगे 10 8 18 1 19, ये हो जाएगा 19, 19 दूना 38 गुणे 11, तो 38 इंटू यहाँ पर 11, मतलब इकाई अंक 8 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि 11 होगा, मतलब 11 का कोई मल्टीपल ही होगा, 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो ये भी एक तरीका था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आपने सवालों को अच्छे तरीके से किया भी होगा साथ साथ में, और कॉन्सेप्ट भी महत्वपूर्ण तरीके से सीख लिया होगा। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण ट्रिक्स के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। जय हिंद।